नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में आज हमें पढ़ना है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं, आज हमें पढ़ना है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग के अपोजिट होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? हमने लास्ट लेक्चर में कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में देखा। अब ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मतलब जो कोलिनर्जिक ड्रग है उनके अपोजिट। तो आइए देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। द ड्रग विच इनहिबिट द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। जो कोलिनर्जिक ड्रग थे वो क्या करते थे? वो ऐसे ड्रग थे जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते थे, एक्टिवेट करते थे। और ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कौन से होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इनकी एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का? तो सबसे पहला है बेलाडोना अल्कलॉइड्स, जिसका एग्जांपल्स है एट्रोपिन एंड हायोसिन। देन नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव के क्या एग्जांपल्स है? होमेट्रोपिन, आइपेट्रोपिन, ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव के। और थर्ड है सिंथेटिक कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है प्रोपेंथिलीन एंड डाइसाइक्लोमिन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया। बहुत ही छोटा सा क्लासिफिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। आपको ये करना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में बेलाडोना अल्कोलॉइड्स जो है ये कैटेगरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो एट्रोपिन है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एट्रोपिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इसीलिए आपको बेलाडोना अल्कोलॉइड्स के बारे में ये यहाँ पर जो एट्रोपिन ये ड्रग है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेलाडोना अल्कोलॉइड के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके एग्जाम्पल्स है एट्रोपिन, हाइसिन एंड स्कोपोलामाइन। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल है बेलाडोना अल्कोलॉइड्स के। इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये जो ड्रग्स है ये हमारी बॉडी में जाके हमारे ऑर्गन्स पे क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं, कौन से ऑर्गन पे किस तरीके की इफेक्ट दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहला है सेक्रेशंस। तो सेक्रेशन किसके थ्रू होता है? ग्लैंड्स के थ्रू। हमारे बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उन पे इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट होता है इन ड्रग्स का? डिक्रीज सेक्रेशन। ये ड्रग सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। देन नेक्स्ट है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करते हैं? डिक्रीज सिक्रेशन, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सिक्रेशन भी ये डिक्रीज कर देते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रोंकियल सेक्रेशन। ब्रोंकियल सेक्रेशन को भी ये डिक्रीज करते हैं। साथ में स्वेटिंग मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है वो भी ये डिक्रीज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्रेशंस को डिक्रीज करते हैं ड्रग्स। तो इस तरीके से इन ड्रग्स का इफेक्ट होता है वेरियस ग्लैंड्स पे। देन नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। ये ड्रग स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है जीआईटी। जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, इनके जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनकी टोन और मोटिलिटी ये ड्रग रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। देन नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं ये ड्रग? रिड्यूस द टोन। तो टोन को रिड्यूस कर देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट
में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी भी टोन ये ड्रग रिड्यूस कर देते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है, रिलैक्स द स्मूथ मसल्स। तो जो ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं ये ड्रग्स। तो इस तरीके से स्मूथ मसल्स पे ये ड्रग इफेक्ट दिखाते हैं। देन नेक्स्ट है आइज। तो हमारे आइज पे इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, कॉज माइड्रियासिस। तो ये ड्रग्स जो है ये हमारे आइज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं और माइड्रियासिस कॉज करते हैं। माइड्रियासिस मतलब हमारा जो प्यूपिल होता है उसका डायलेशन करते हैं, उसको डायलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉज साइक्लोप्लेजिया। तो साइक्लोप्लेजिया मतलब क्या होता है, लॉस द एबिलिटी टू फोकस ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल्स विच एडजस्ट द शेप ऑफ लेंस ऑफ द आई। तो हमारे आई में जो लेंस होता है उसका शेप एडजस्ट करने वाले जो मसल्स होते हैं वो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आई प्रॉपरली एक ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाता। उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये इस कंडीशन को ऑकर करते हैं। इन ड्रग्स की वजह से ये कंडीशन कॉज होती है, हमारी जो मसल्स होती है आइज़ की वो पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट होते हैं इन ड्रग्स के आइज़ पे। देन नेक्स्ट है सीवीएस। सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे हार्ट पे इन ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है इनिशियली लोअर द हार्ट रेट देन इंक्रीजेस। तो सबसे पहले ये ड्रग इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और कॉज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो कम कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सीवीएस पे इफ़ेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज किस तरीके से कर रहे हैं, सीएनएस में, ये तो लंग्स पे होना चाहिए। तो सीएनएस में हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर रेस्पायरेटरी सेंटर होता है, जो मेन रेस्पायरेटरी सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो उस रेस्पायरेटरी सेंटर पे जाके ये ड्रग्स अफेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये अपनी एक्शन दिखाते हैं और जो ब्रीथिंग रेट होता है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सीएनएस पे अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो गए इन ड्रग्स की वेरियस ऑर्गन्स पे। देन नेक्स्ट है डोज। इन ड्रग्स के डोज कितने होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का डोज कितना होता है, 0.05 mg/ml आईवी और आईएम। आईवी मतलब इंट्राविनस रूट से दिया जाता है या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। देन नेक्स्ट है हायसिन। हायसिन का डोज कितना होता है, 20 mg ओरली दिया जाता है ये ड्रग। और अमाइन का डोज कितना होता है, 0.3 to 0.65 mg आईवी रूट से मतलब इंट्राविनस रूट से या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर सब क्यूटेनियस रूट से ये ड्रग दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये डोज और रूट हो गए इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। इन मतलब ये ड्रग कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कौन से डिसीज ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यूज़ एज एंटीस्पाज्मोडिक। एंटीस्पाज्मोडिक, स्पाज्म मतलब क्या होता है, मरोड़ आ जाना, हमारे मसल्स में मरोड़ आ जाती है। तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स दिए जाते हैं। उस स्पाज्म को, उस मरोड़ को ठीक करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। देन नेक्स्ट है इफेक्टिव फॉर पेप्टिक अल्सर, दैट इज़ द सोर इन जीआईटी। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सोर्स आ जाते हैं, ज़्यादातर जो ईसोफेगस वाला एरिया होता है वहाँ पर सोर्स आ जाते हैं, वहाँ पर जो छाले होते हैं वो आ जाते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए भी ये ड्रग्स लिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो ये जो ड्रग है ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके भी यूज़ किए जाते हैं। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कब दिया जाता है, एनेस्थीसिया ये एक सब्सटेंस होता है जो कि सर्जरी करने से पहले पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उस पेशेंट के जो सेंसेशंस है वो लॉस हो जाए, उसको पेन ना हो सर्जरी के टाइम, जो सर्जरी है वो इजीली हो सके, इसके लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए
कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती है। मतलब जो एनेस्थीसिया है वो इंजेक्ट करने से पहले पेशेंट को कुछ एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, दी जाती है। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है इनको भी एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके दिया जाता है, ताकि जो पेन है एनेस्थीसिया देते समय वो कम हो सके, या फिर जो भी रिस्क है वो कम हो सके, उसके लिए ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दी जाती है। तो ये जो एट्रोपिन हाइसिन जैसे ड्रग है ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है यूज़ इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हमने कोलिनर्जिक ड्रग में देखा था। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है इसको अगर कम करना है, इसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए एट्रोपिन दिया जाता है। हमने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में देखा कि वहाँ पर एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है टू ट्रीट पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म ये एक कंडीशन होती है जहाँ पर मूवमेंट्स होती है हमारे मसल्स की। मतलब जो मूवमेंट्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर है, सीएनएस का डिसऑर्डर है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ यूज़ हो गए इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। फास्ट हार्ट रेट। तो फास्ट हार्ट रेट है, किसी की हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। ये जो ड्रग्स है ये सबसे पहले हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ तो करते हैं, पर कुछ टाइम बाद जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की हार्ट रेट पहले से ही फास्ट है और उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स उस पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसकी जो हार्ट रेट है वो थोड़ी देर के लिए कम तो हो जाएगी, पर बाद में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा फास्ट होने लगेगी। इसलिए इस कंडीशन में ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हाई प्रेशर इन आई। तो अगर हमारे आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो हमारा विस्कस फ्लूइड होता है वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है हमारे आइज़ में, तो उस कंडीशन में ये ड्रग हम किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है ड्राई माउथ। ये ड्रग्स जो है इनकी वजह से माउथ जो है ड्राई होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन है वो रिड्यूस करते हैं, वो कम करते हैं ये ड्रग्स। तो अगर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन पहले से ही कम है, हमारा माउथ ऑलरेडी ड्राई है, ऊपर से हम ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा माउथ और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में ये ड्रग नहीं दिए जाते। देन नेक्स्ट है ब्लर्ड विज़न। तो किसी का विज़न ब्लर है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग नहीं दिए जाते। तो जैसे कि हमने देखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, ये जो ड्रग है ये ड्रग साइक्लोप्लेजिया कॉज करते हैं। साइक्लोप्लेजिया जिसमें हमारे जो मसल्स है वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें वैसे भी प्रॉपरली नहीं दिख पाता, हम प्रॉपरली किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते। और अगर कोई पर्सन है जिसका विज़न पहले से ही ब्लर है, ऊपर से हम ये ड्रग दे रहे हैं, तो उसका जो विज़न है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और भी ज़्यादा ब्लर हो सकता है। इसीलिए इस कंडीशन में हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टू लाइट। अगर कोई पर्सन है जिसको लाइट से सेंसिटिविटी है, वो ज़्यादा लाइट सहन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स उस पेशेंट को नहीं दे सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट है एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग। तो बेलाडोना जो ड्रग्स है, ये जो बेलाडोना अल्कोलॉइड्स हैं, इनकी पॉइजनिंग भी होती है। तो वो किस तरीके की होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये बेलाडोना पॉइजनिंग ये हमें सिलेबस में तो नहीं दी है, पर फिर भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पता रहना ज़रूरी है। Belladonna poisoning occurs in children who eat the berries or seeds of belladonna plants। तो belladonna poisoning ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि belladonna plants आपने देखा होगा, belladonna plants में जो फ्रूट्स लगते हैं, जो बेरीज लगती है या फिर जो सीड्स होते हैं, वो ये बच्चे खाते हैं, जिसकी वजह से इनको belladonna poisoning होती है। सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। इस पॉइजनिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं? मस्कैरिनिक ब्लॉकेज। तो जो हमारे मस्कैरिनिक रिसेप्टार्स होते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मस्कैरिनिक रिसेप्टार प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे मस्कैरिनिक रिसेप्टार ब्लॉक हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मस्कैरिनिक ब्लॉकेज।
साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मस्कैरिनिक ब्लॉकेज। अब मस्कैरिनिक ब्लॉकेज तो हो गया है बेलेडोनिक पॉइजनिंग की वजह से, पर इसकी वजह से इफ़ेक्ट क्या दिखेंगे हमारी बॉडी पे वो देखते हैं। तो सबसे पहला है ड्राई माउथ, जो हमारा माउथ है वो ड्राई हो जाएगा। इम्पेयर्ड विज़न, हमें प्रॉपरली नहीं दिख पाएगा। देन नेक्स्ट है ड्राई स्किन, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाएगी। और माइड्रियासिस, हमारे जो प्यूपिल है उसका डायलेशन होगा, वो डायलेट होगा। तो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स इस पॉइजनिंग में देखे जाएंगे। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर पॉइजनिंग। तो इस पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहला है गैस्ट्रिक लीवेज शुड बी परफॉर्म। तो गैस्ट्रिक लीवेज क्या होता है? गैस्ट्रिक लीवेज ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू हमारे स्टमक का कंटेंट, जितना भी स्टमक का कंटेंट होता है वो बाहर निकला जाता है एक ट्यूब के थ्रू। हमारे नोज़ के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू एक ट्यूब हमारे स्टमक तक डाली जाती है और जितना भी कंटेंट होता है हमारा स्टमक का वो पूरा बाहर निकाला जाता है। अब इससे क्या होता है, जितना भी पॉइज़न हमारे पेट में गया है, जितना भी पॉइज़न हमारे स्टमक में गया है वो बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से हमें फर्दर पॉइजनिंग नहीं होती। तो अगर बेलाडोना पॉइजनिंग हुई है और अगर हमें जल्दी पता चला तो उस कंडीशन में हम गैस्ट्रिक लीवेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट शुड बी एडमिनिस्टर्ड। तो जो यूनिवर्सल एंटीडोट होते हैं वो पेशेंट को देना चाहिए, उनको खाने के लिए देना चाहिए। तो यूनिवर्सल एंटीडोट किस तरीके से होते हैं, जैसे चारकोल हो गया। चारकोल अगर हम हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो जो पॉइजन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है बॉडी में से। तो इस तरीके से यूनिवर्सल एंटीडोट काम करता है। देन नेक्स्ट है कैटेथराइजेशन फॉर यूरिन रिटेंशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कैटेथराइजेशन ये एक प्रोसीजर होती है जिसमें एक ट्यूब हमारी बॉडी कैविटी में इंसर्ट की जाती है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में ये ट्यूब इंसर्ट करके जो यूरिन है वो बाहर निकाली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटेथराइजेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू भी हम पॉइजनिंग जो है वो कम कर सकते हैं, इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेलाडोना पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में हमने क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने बेलाडोना अल्कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में जो एट्रोपिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको वो पढ़ना है। तो हमने उसी पे फोकस किया है। हमने यहाँ पर बेलाडोना अल्कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा है। हमने ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ये टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।